ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि हमारे मेल लीड के पैंट खींच रही होती है ताकि वो उसकी पैर देख सके। वो यहाँ पर अपने पैंट को बचा रहा होता है, पर जिया फिर भी नहीं मान रही होती है और तभी इतने में वो उसका पैंट खींच लेती है और उसके पैर देखकर शॉक होती है कि वो कितने ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी क्लास में कुछ और स्टूडेंट्स भी आए होते हैं और वो लड़के यहाँ पर जिया से कहने लग जाते हैं कि तुम तो कितनी बड़ी परवट हो जो किसी लड़के के पैंट खींच रही हो। फिर यहाँ पर जिया भी शॉक रह जाती है और शैन जल्दी से अपनी पैंट को ऊपर करता है। वो कहने लग जाती है कि तुम्हारे पैर तो कितने ब्यूटीफुल है और तुम्हारा अंडरवियर भी क्यूट है। वो एम्बेरस होकर सिचुएशन से भागने के लिए उसे बाय बाय बोलकर जाने वाली होती है, पर तभी शैन जल्दी से उसे रोक लेता है और फिर वो उसे इशारों में कहने लगता है कि क्या तुम भी सभी की तरह मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही थी। तो जिया फिर अपने आप को मारती है और सोचती है कि यानी ये कोई सपना नहीं है और मैं मर के फिर से रीबॉर्न हुई हूँ। तो आखिर ये मैंने क्या कर दी, क्या मैं इस चीज को वापस से स्टार्ट ओवर कर सकती हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिया की मौत हो गई होती है और वो यहाँ स्नोफॉल में पड़ी हुई होती है। इतने में शैन उसके पास आ जाता है और फुशिन को वहां पर देखकर जिया की सोल काफी शॉक होती है कि वो तो बस उसका नेम वाला हस्बैंड है, वो वहां पर कैसे उसके लिए फिक्र करते हुए आ गया। वो सोचती है कि वो तो एक कोल्ड पर्सन था, तो ऐसे कैसे वो उसके लिए रो रहा है और ये चीज़ जिया के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि क्लास में एक लड़की आकर शेन की बेइज्जती करने लग जाती है कि आखिर मैं कैसे तुम्हारी डेस्कमेट बन गई। तो यहाँ पर फिर दूसरा लड़का उसे कहने लगता है कि इससे पहले तो जब भी क्लास में सीट सभी को चुनने का मौका दिया गया था तो वो ही बार बार शेन को चूज कर रही थी। तो फिर वो लड़की बताती है कि मुझे अब पता लग गया है कि ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और आखिर एक ट्रैश उठाने वाले लड़के के बाजू में मैं बैठना भी बहुत ही अनलकी समझती हूँ। तो फिर वो लड़का कह रहा होता है कि तुम तो पहले खुद ही इसके पास बैठ रही थी और कह रही थी कि ये तुम्हें बहुत हैंडसम लगता है, इसकी तारीफें कर रही थी। तो वो लड़की अब पलट जाती है कि बिल्कुल भी नहीं और वो शेन से कह देती है कि अब तुम अकेले बैठो, अब तुम्हारे पास कोई नहीं बैठने वाला, कितना एम्बैरेसिंग है तुम्हारे पास बैठना। तो जिया कहती है कि किसने कहा कि शेन के पास कोई नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगी उसके पास, तो आप किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शेन के पास मैं बैठने वाली हूँ, मैं उसकी डेस्कमेट हूँ, तो अपने बैग हटाओ और मेरे लिए जगह बनाओ। तो फिर वो लड़की अपने बैग उठाकर जा रही होती है। तो जिया कहती है कि डेस्क को भी ठीक करो जिसे तुमने पुश कर दी थी। तो वो लड़की मना कर देती है कि मैं नहीं करूंगी, तुम खुद करो। तो जिया को फिर गुस्सा आता है और वो यहाँ पर अपनी बुक्स उठाकर उसके डेस्क को गिरा देती है और कहती है कि अब हिसाब बराबर हुआ है। तो यहाँ पर फिर शैन तो जिया को देखता रह जाता है। तो वो कहती है कि सोच क्या रहे हो, चलो टीचर भी आने वाली है तो बुक्स निकालो। शैन उसे इशारों में कहने लग जाता है कि क्या तुमने मुझे पहचान ली। तो जिया सोचती है कि ये साइन लैंग्वेज में क्यों बात कर रहा है, मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती है। वो उसे लिख कर कहती है कि क्यों ना तुम लिख कर बात करो। तो फिर वो उसे थैंक यू लिख देता है और अपना हियरिंग एड भी पहन लेता है। तो जिया कहती है कि थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की हेल्प करना तो मुझे बहुत पसंद है। और फिर वो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम नहीं पता होगा ना, मेरा नाम जिया है। और वो उसके साथ हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर फिर शेन याद करने लगता है कि जिया को तो वो बचपन से जानता है और तभी भी वो उसे ऐसे ही अपना नाम बताया करती थी। तभी शैन फिर जवाब में कुछ नहीं कहता और उसे हाथ भी नहीं मिलाता और चुपचाप क्लास से बाहर चला जाता है। तो जिया तो बस सोच में पड़ जाती है कि क्या वो यंग टाइम से इतना ज़्यादा कोल्ड था। फिर स्कूल से घर आने के बाद जिया शैन के बारे में वापस से सोच रही होती है कि शैन तो आखिर इतना बड़ा सीईओ बनने वाला है, तो वो तो अब्रॉड में होना चाहिए था या कोई अच्छी जगह पर होना चाहिए था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मेरा क्लासमेट होगा। और फिर वो तो सोच ही पड़ जाती है कि वो तो क्रिपल भी नहीं था, उल्टा वो तो डीफ था, ये कैसे। फिर जिया पिछली लाइफ की चीज़ें याद कर रही होती है कि शैन तो असल में एक अमीर फैमिली फूड ग्रुप कंपनी के चेयरमैन का बेटा है। फिर वो अपनी कैट को देखने लग जाती है और उसे कहती है कि जब मैं पिछली लाइफ में अब्रॉड चली गई थी स्टडी के लिए तो तुम कहाँ गायब हो गए थे, तुम तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आए। वो अपसेट होकर फिर अपनी कैट से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि पिछली लाइफ में तो मेरी फैमिली अचानक से बैंकरप्ट हो गई थी और अपनी फैमिली की कंडीशन को ही ठीक करने के लिए मुझे शैन से शादी करने के लिए मानना पड़ गया था। और फिर वो अपना शादी वाला दिन भी याद कर रही होती है और कह रही होती है कि लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करता था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शादी वाले दिन ही शैन को कोई लड़की हक कर रही होती है, तो जिया ये देखकर गुस्सा होकर चली जाती है। वो फिर सोचती है कि यानी मैं उनके बीच में मिस्ट्रेस बनकर आई थी। फिर वो मिस्ट्रेस से ये बारे में सोचती है कि जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन उसे माउंटेन से किसी ने ढकेला था। तो वो सोचती है कि कहीं शैन तो नहीं था वो, और देखा जाए तो वो फूड ग्रुप कंपनी से भी ज़्यादा ऊपर हो गया था क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को अपने अंडर में ले लिया था। लेकिन फिर भी मेरे डैड आखिर मेरी और उसकी शादी के लिए थोड़ी ना मानते। फिर ये अजम्पशन लगाने लगती है कि यानी शैन ने ही मेरी फैमिली को बर्बाद किया। जिया सोचती है कि सच में ये फूशैन तो कितना ज़्यादा चालाक है।
पर फिर वो ये भी सोचती है कि उसे आखिर इतने सारे लोगों ने उसकी लाइफ में बुली करे तो एविल तो वो बनेगा ही ना। अगर मैं उसकी जगह होती तो उससे भी पहले एविल बन चुकी होती। जिया फिर डिसाइड करती है कि क्यों ना इस लाइफ में मैं उसके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाऊं और उसे इस दुनिया की खूबसूरती दिखाऊं ताकि वो एविल ना बने, और इस तरीके से शायद मैं अपनी फैमिली की भी किस्मत चेंज कर सकती हूँ। फिर तो मुझे भी मरना नहीं पड़ेगा। ये सब वो प्लानिंग करते हुए शेन का फोटो देख रही होती है और सोचती होती है कि बस तुम इंतजार करो, अब मैं रोज तुम्हारे पास ही रहने वाली हूँ। पर फिर ये सोचती है कि वैसे ये तो डीफ है ना, और आगे चल के इसके पैर डिसेबल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर वो प्लानिंग कर रही होती है कि अब मैं उसकी हेल्प करूंगी। और फिर जिया यहाँ शेन से मिलने के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड में आई होती है और देख रही होती है कि वो ग्राउंड में पड़े हुए सारे ड्रिंक्स के कैन को उठा रहा होता है। तभी एक लड़का जिसका नाम जो है वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ आया होता है और शेन से कहने लगता है कि तुम ही वो लड़के हो ना जिसके बारे में मैंने सुना था तुम कचरा उठाते हो। तो यहाँ पर फिर शेन उसे कुछ कह ही नहीं रहा होता है क्योंकि उसे ठीक से उसकी आवाज सुनाई भी नहीं देती। फिर जैसे ही जो शेन को हाथ लगाने जा रहा होता है तो जिया उसे दूर करती है कि अपने गंदे हाथ शेन से दूर रखो और अभी इसी वक्त शेन से ऐसी बदतमीजी करने के लिए उससे माफी मांगो। तभी यहाँ पर शेन अपने हियरिंग एड को सही करता है और जो जिया से कहने लग जाता है कि तुम इस लड़के की बड़ी साइड ले रही हो, क्या तुम इसे पसंद करती हो? अच्छा हाँ, तभी तो तुम रोज इसके साथ बैठती हो, तो यही बात सच होगी। जिया कह रही है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे ना तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम एक स्टूपिड हो, क्योंकि तुम्हारे मुंह खोलने पर सब कोई ये जान जा रहा है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि जियांग तुम जैसे लड़कों से कई गुना ज्यादा ऊपर लेवल पर है। वो अपने मेहनत के दम पर यहाँ पर है और तुम जैसे लड़के बस अपने पेरेंट्स की वजह से। जोशियन से कहने लग जाता है कि सच में तुमने तो इतनी जल्दी इस फीमेल क्लासमेट को फंसा लिए जिसे अभी स्कूल में ट्रांसफर होके 1 हफ्ता हुआ है। सच में तुम तो अपनी मॉम से भी एक कदम आगे निकले। फिर जिया को गुस्सा आती है और वो जो को उठा के नीचे पटक देती है। तो वो गुस्से में उठता है और चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता भी है मेरे डैड कौन है? तो जिया कहती है कि आखिर मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे डैड कौन है। तो यहाँ पर फिर बाकी के स्टूडेंट इस बारे में बात करने लगते हैं कि जो के डैड स्कूल के डायरेक्टर है और इस लड़की और इस शेन ने अब जो के डैड से भी पंगा ले लिए, वो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। शेन तो एक गरीब लड़का है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बचने वाला, और ये जो ट्रांसफर फीमेल स्टूडेंट है इसकी भी कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं लगता, तो अब इन दोनों को कौन बचा सकता है? तभी जो यहाँ पर फिर अपने डैड से कहने लगता है कि डायरेक्टर इन लोगों ने मुझे मारे। तो फिर जिया डायरेक्टर को इस बारे में बताती है कि इस स्कूल की जो लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग है ना वो उसके पेरेंट्स ने डोनेट करे। तो फिर डायरेक्टर कहता है कि तुम जियांग फैमिली की डॉटर हो तो क्या हुआ, तो भी तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ फाइट नहीं करना चाहिए था। तो जिया सॉरी कह देती है और कहती है कि अब जो को भी सॉरी बोलना चाहिए। तो यहाँ पर फिर जो के डैड उसे चिल्लाते हैं तो वो भी जिया से सॉरी बोलता है और शेन से भी, और फिर सभी यहाँ से चले जाते हैं। तभी शेन जिया को थैंक यू बोलता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, चलो अब हम क्लास में चलते हैं। फिर क्लास में आने के बाद शेन जिया को देखे जा रहा होता है तो वो पूछती है कि क्या हुआ। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करना चाहिए था। तो जिया कहती है कि अच्छा तो तुम बोल सकते हो। जिया फिर उसे कह रही है कि अब से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने वाली हूँ क्योंकि अब तुम मेरे अंडर में हो। फिर शेन बचपन वाली जिया को भी याद करने लगता है जो कि तभी भी उसे ऐसी कह रही होती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाली हूँ। फिर शेन यहाँ से घर जाने के बाद जिया के अम्ब्रेला को देख रहा होता है जिसपे उसका नाम भी लिखा हुआ है। इतने में से एक लड़की कॉल करके उसे तुरंत ही 1000 ट्रांसफर करने बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड के साथ एक कॉफ़ी शॉप गई होती है जहाँ शॉप की मैनेजर जिया को बताने लगती है कि आज उनके स्टोर का कोई खास दिन है, वो सभी को कॉफ़ी के साथ किचन भी फ्री में मिलेगी गिफ्ट के तौर पे। और फिर किचन यहाँ बॉक्स में नहीं होता है तो वो शेन को आवाज़ देने लगती है कि तुम जाकर वेयर हाउस में से किचन लेकर आ जाओ। तो जिया कहती है कि इसने शेन का नाम ली, तो यानी क्या शेन इसी कॉफ़ी शॉप में काम करता है। तो जिया की फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर वो स्कूल के पास वाली कॉफ़ी शॉप में क्यों काम कर रहा है, क्या उसे डर नहीं है कि स्कूल के सारे बच्चे उसके ऊपर हंसेंगे। तो जिया कह रही होती है कि आखिर डरने की क्या ज़रूरत है, वो पैसे कमाने का काम कर रहा है और इसमें कुछ गलत नहीं है। हम देखते हैं कि शेन अंदर से जिया की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर जिया मैनेजर से कहने लग जाती है कि क्या तुम ये स्टोर मुझे 2 मिलियन में बेचोगी। तो ओनर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये स्टोर तो 1 मिलियन का ही था। जिया कहती है कि मैं तुम्हें 2 मिलियन दे दूंगी और तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज़ को भी ट्रिपल सैलरी दूंगी। तो फिर ये ऑफर उस ओनर को तुरंत ही पसंद आता है और वो तुरंत ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी इस गुड न्यूज़ के बारे में बताने लगती है। और फिर ओनर शेन को बाहर बुला रही होती है कोई काम के लिए, तभी जिया इस लड़की से एक्स्ट्रा मास्क मांग लेती है और शेन कहीं उसे पहचान न ले इसलिए वो जल्दी से पहनकर फिर यहाँ से चली जाती है। और जो उसका किचन छूट गया होता है तो वो ओनर से मांग कर उसे अपने घर ले आता है। और फिर वो जिया के बारे में ही सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए।
फिर वो पिछली लाइफ की चीज़ें याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वेडिंग के बाद शैन हॉस्पिटल में होता है और उसका असिस्टेंट उससे बता रहा होता है कि उसके डॉक्टर ने बोला है कि अगर उसकी कंडीशन ठीक हो गई तो वो और 10 साल जी पाएगा, लेकिन अगर उसकी कंडीशन खराब होती है तो वो कभी भी मर सकता है। शैन को यहाँ पर अपनी बिल्कुल नहीं पड़ी होती है और वो तो जिया के बारे में पूछ रहा होता है और उसकी फैमिली के बारे में भी। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि एक बैड न्यूज़ है, वेडिंग के बाद ही जिया की मॉम की मौत हो गई है और वो लोग अभी उनका फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं। तो शैन ये सुनते के साथ ही रोने लगता है और अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शैन कहने लगता है कि मैं डिवोर्स एग्रीमेंट और एक विल तैयार करना चाहता हूँ ताकि मैं अब से जो भी पैसे कमाने वाला हूँ वो सारे उसी को मिले और वो अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से बिता सके। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपके पास जो 10 साल मिले वो आप उनके साथ क्यों नहीं बिताते, ऐसे फिर आपको रिग्रेट भी नहीं होगा। शैन कहता है कि मेरे पास तो कम टाइम है लेकिन उसके पास तो लाइफ के और भी टाइम है ना, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में शैन जिया से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ अपनी एक फ्रेंड की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करना चाहता है। तो जिया कहती है कि ठीक है, कितने बजे चलना होगा। तो वो बता देता है कि संडे को 6 बजे। जिया कहती है कि ठीक है, उस दिन मैं अपनी बिजनेस ट्रिप से भी वापस आ जाऊंगी तो फिर हम चलेंगे। फिर फाइनली वेडिंग वाला दिन आ जाता है और शैन यहाँ पर अच्छे से रेडी हो चुका होता है और अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि फाइनली वो दोनों साथ आने वाले और अब जाके वो लोग एक मैरिड कपल लगेंगे। तो शैन ये सुनकर खुश हो ही रहा होता है कि इतने में उसका गार्ड आकर उसे बैड न्यूज़ सुनाता है कि उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर शैन शॉक होता है और फिर तुरंत ही वहाँ जिया की बॉडी के पास पहुँचता है जो कि स्नो में पड़ी होती है। वो यहाँ से तुरंत ही जिया को लेकर जाता है। हम देखते हैं कि फिर शैन के पास उसका असिस्टेंट आता है और ये सारी मेडिसिन पड़ी हुई देखकर कहता है कि क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो। तो शैन कहता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं मरना नहीं चाहता, बल्कि मैं डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करूंगा ताकि मैं ठीक हो जाऊं। तो उसका असिस्टेंट काफ़ी शौक होता है कि क्या वो सच बोल रहे हैं। शैन कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा जीऊँ कि जिया वापस से रिबॉर्न हो जाए और मैं उससे देख सकूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि सच में तुम तो पागल हो गए हो। शैन फिर अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि मैं ही बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ और मेरे ही बैड लक की वजह से जिया आज मेरे साथ नहीं है। फिर वो उसकी ग्रेव पर गया होता है और उसके लिए फ्लावर रख कर वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे मिलना चाहता था। आखिर ये लास्ट टाइम जो है। वो कह रहा होता है कि काश मैं कभी तुम्हारी लाइफ में आया ही नहीं होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। अगर हमें वापस से नेक्स्ट लाइफ मिलती है तो मैं ज़रूर से तुमसे बहुत ज़्यादा दूर रहूँगा। और ये सब कहकर शैनवेर खुद को ही गोली मार लेता है और मर जाता है। फ्लैशबैक इसी के साथ ही खत्म होता है और अब हमें पता चलता है कि शैन का भी फिर से रीबर्थ हुआ है। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं एक बैड लक हूँ, इसलिए जिया तुम मेरे क्लोज मत आना, तुम तो एक ब्राइट सन की तरह हो और तुम मेरे पास आओगी तो तुम भी डल हो जाओगी। और यही सोचते हुए उसका दिया हुआ डायनासोर टॉय वो अपने बॉक्स में डाल के बंद कर देता है और बस यही सोचता है कि ये लाइफ हम एक स्ट्रेंजर की तरह रहेंगे। नेक्स्ट डे फिर जब वो यहाँ स्कूल आया होता है तो वो चाओ से मिलने लाइब्रेरी में जाता है। चाओ से कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताई हो कि स्कूल में मुझसे दूर रहा करो, क्या तुम्हें मेरी रेपुटेशन खराब करनी है। तभी वो उसे फ़ोन देने लगता है और कहता है कि यही फ़ोन तुम्हें चाहिए था ना, तो मैं देने आया था। तो चाओ खुश होकर उसे हक करती है और उसे थैंक यू ब्रदर बोलती है। और हमें पता लगता है कि शैन असल में चाओ का अडॉप्टेड ब्रदर है, उसके डैड ने इसे अडॉप्ट करे थे। तभी इतने में जिया भी यहाँ लाइब्रेरी आई होती है और वो इन दोनों को देख लेती है और सोचती है कि क्या ये वही शैन की फर्स्ट लव है जो पिछली लाइफ में भी इसे हक कर रही थी और मैंने इन लोग को ऐसे देखी थी। चाओ शैन से पैसे भी मांगने लगती है तो फिर वो पैसे भी दे रहा होता है। ये देखकर जिया सोचती है कि इसके पास खुद तो पैसे नहीं है और इस लड़की को पैसे और फ़ोन भी दे रहा है, क्या इसे अपनी खुद की ज़िंदगी की बिल्कुल नहीं पड़ी। पर फिर जिया सोचती है कि मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ, मुझे इससे क्या मतलब है। चाओ शैन से कहती है कि ये बहुत ही कम पैसे, मुझे अपनी सारी फ्रेंड्स लोग को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाना है और एक आइसक्रीम ही 100 की आएगी, तो लाओ अपना कार्ड भी दे दो। तो शैन अपना कार्ड देने से मना करता है। तो चाओ कहने लगती है कि क्या तुम भूल चुके हो कि मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तो यहाँ पर जिया इन लोग की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है और सोचती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं आ रही है, पता नहीं दोनों क्या बातें कर रहे हैं। चाओ शैन को ब्लेम कर रही होती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे डैड मरे, तुमने मेरे डैड को मारा है, इसलिए तुम्हें उसका भरपाया करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है, इसलिए पूरी ज़िंदगी पर तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरा अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, तुम्हें तो कभी खुश रहने का कोई हक है ही नहीं। ऐसा बोलकर चाओ तो यहाँ से चली जाती है और शैन इतना अपसेट होता है और वो रिटर्न में उसे कोई जवाब देता ही नहीं है। इतने में जिया उसे आवाज़ देती है और उसे हाई करने लग जाती है।
और यहाँ पर शेन को तो चियाओ की बात याद आने लगती है कि उसे खुश रहने का कभी हक नहीं है। तो इसी बारे में सोचकर वो अपसेट होकर जाने लगता है। तभी जिया उसे रोकने जाती है कि तुम आखिर रुक क्यों नहीं रहे हो, और तभी उसे टकरा जाती है और कहती है कि क्या तुम बीमार हो गए हो, आखिर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों दिख रहा है। शेन कहने लगता है कि तुम मुझसे दूर रहो। तो जिया कहती है कि आखिर क्या हुआ है, तुम खुद अचानक से बीच में रुके थे और इस वजह से मैं तुमसे टकराई थी, तो ये क्या तुम मुझसे गुस्सा हो गए हो। तो चैन कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, तुम यहाँ खाई की तरफ मत आओ। तो जिया कहती है कि तुम इंसान की लैंग्वेज में बात करोगे, मुझे तुम्हारी बोली हुई बात नहीं समझ आ रही है। फिर जिया अपनी फ्रेंड के साथ कैंटीन में लंच करने जा रही होती है और तभी वो शेन को देख कर कहती है कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो और यहाँ पर आके बैठो। पर शेन दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। तो जिया कहती है कि आखिर ये तो मुझसे कुछ बात भी नहीं कर रहे और खाने के लिए भी नहीं बैठ रहे। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हो गया। जिया शेन के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम चाव को पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तो सच में तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। और मन में सोचती है कि आखिर मेरी फैमिली का फ्यूचर तुम पर ही तो डिपेंड है और मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहती। शेन कहता है कि ये ऐसा सोच रही है कि मैं चाव को पसंद करता हूँ, जाने दो, इसे इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करने दे देता हूँ। जिया कहने लगती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हम लोग फ्रेंड्स नहीं है, कहीं तुम मुझसे नफरत तो नहीं करते। तो वो उसे नहीं में इशारा करता है। जिया कहती है कि यानी फिर तुम मुझे डिसलाइक नहीं करते तो लाइक करते हो, फिर तो हमारा झगड़ा यहीं पे खत्म है, अब मैं तुमसे क्लासरूम में मिलती हूँ। ऐसा बोलकर जिया अपना लंच करने चली जाती है और शैन फिर स्माइल कर रहा होता है। तो उसे ऐसे देखकर जाओ सोचती है कि उसने कभी मुझे देखकर ऐसे स्माइल नहीं किया। जाओ को तो जिया के ऊपर गुस्सा आने लगती है कि उसके पास तो सब कुछ है पर वो फिर भी शैन को भी मुझसे छीन रही है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर उसके बाद जिया जब यहाँ क्लासरूम में आती है तो वो शैन को एक एप्पल देने लगती है और कहती है कि हम दोनों साथ में खाते हैं, पर शैन नहीं ले रहा होता है। तो जिया फिर उसे डांटती है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या अब मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा। फिर इतने में क्लास के बाहर से जिया को एक लड़का आवाज़ देता है। तो जिया फिर एप्पल यहाँ शैन के पास रख कर उस लड़के से पूछने आती है कि क्या हुआ है। तो वो बताता है कि गेट के बाहर एक लड़के ने उसके लिए फ्लावर देकर गया है। तो जिया देखती है कि उस फ्लावर के अंदर एक कार्ड रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि जिया मैं वापस आ गया हूँ। तो जिया समझ जाती है कि फ्लावर्स किसके दिए हुए, वो तुरंत ही जाकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है और अपसेट हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर रिको उसका असिस्टेंट इस बारे में बता देता है जिया ने उसके फ्लावर को डस्टबिन में फेंक दिए और साथ ही वो उसे शैन की भी फोटो दिखा देता है कि जिया इस लड़के के साथ घूमते रहती है। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या मैं जिया को वापस फ्लावर देने, तो ली मना करता है कि रहने दो, अब तो मैं खुद ही अब्रॉड से आ गया हूँ तो मैं उसे पर्सनली खुद देने जाऊँगा। और वैसे ये लड़का शैन ये फू फैमिली का बेटा है ना, तो लगता है इसके वो फू फैमिली में भेजने के लिए मुझे उन लोगों को कांटेक्ट करना होगा जो कि उसे ढूंढ ही रहे हैं। दूसरी ओर हम यहाँ पर जो को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स लोग से इस बारे में पूछ रहा होता है कि चाओ आजकल इतनी अपसेट क्यों है। तो फिर इसके फ्रेंड बताते हैं कि सब उस शैन की वजह से हुआ है, उसने हमारी स्कूल ब्यूटी के ऊपर पैसे खर्च करने से मना कर दिया इसलिए वो अपसेट है। तो जो गुस्से में कहता है कि सच में ये शैन कितना बेकार है, एक तो जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ इसने उसे मुझसे छीन लिया और उसे उस तरीके से ट्रीट किया। तभी जो सामने से चाओ को आते हुए देख लेता है तो उसे तुरंत ही आवाज़ देता है और यहाँ पर चाओ के साथ जो उसकी चेलियाँ घूम रही होती है वो उसकी तारीफे में लगी होती है और कह रही होती है कि हमारी चाओ है इतनी ब्यूटीफुल कि स्कूल के सारे लड़के उसे पसंद करते हैं और खास करके ये जो अमीर फैमिली का बेटा है जो, वो तो उसके हरदम पीछे लगे रहता है। फिर चाओ और शैन दोनों ही अपने अपने फ्रेंड्स लोग से कहते हैं कि तुम लोग जाओ यहाँ से, हम दोनों को आपस में बात करनी है। तो वो सभी चले जाते हैं और फिर जो चाओ को अपना कार्ड दे रहा होता है और कह रहा होता है कि ये लो और तुम्हें जो भी खर्चा करना है कर लो, उस शैन ने तुम्हें पैसे दिए नहीं इसलिए तुम अपसेट हो गई हो ना, तो ऐसे परेशान मत हो। चाओ कहती है कि तुम्हारा इससे देने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं पैसे की वजह से परेशान नहीं हूँ। तो जो पूछता है कि फिर क्यों तुम परेशान हो। तो चाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें उस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में पता है जिसका नाम जी है। तो जो कहता है कि अच्छा वो, उसे तो मैं इतना ज़्यादा जान गया हूँ कि अब मुझे उसे और नहीं जानना। चाओ पूछती है कि तुम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है। तो ये कहता है कि नफरत का। फिर चाओ बताने लगती है कि असल में वो शैन को इतना पसंद करती है कि वो शैन की डेस्कमेट बन गई है। तो जो गुस्सा होने लग जाता है कि तुम बार बार बस शैन करती रहती हो, क्या तुम्हें वो इतना पसंद है। तो ये तुरंत ही उसका हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि जो तुम भूल गए, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन तुम मुझे कभी फोर्स नहीं करोगे। तो वो फिर शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लास के बाहर यहाँ भीड़ लग गई होती है क्योंकि शैन क्लास में अकेला बैठा होता है और तभी उसके पास जो गुस्से में गया होता है। तो ये लोग सोच रहे होते हैं कि क्या जो शैन से फाइट करने वाला है। तो जिया और उसके फ्रेंड दोनों भी ये सुन लेते हैं।
जोया शेन के पास जाकर उसे चिल्लाने लगता है कि अगर तुम्हें चाव नहीं पसंद है तो उसे डायरेक्टली पता क्यों नहीं देते। आखिर तुम ऐसा शेमफुल काम क्यों कर रहे हो कि एक टाइम पर दो दो लड़कियों को चीट कर रहे हो। तभी शेन अपना हियरिंग एड सही करता है और पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो फिर जो गुस्सा हो जाता है कि तुम आप प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया। वो यहाँ पर शेन को मारने की कोशिश करता है तो शेन इसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा। वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर चाव की वजह से मुझे टारगेट करने आए हो। तो जो मान लेता है कि हाँ उसी की वजह से आया हूँ। तो शेन उसे चीज़ क्लियर करने लगता है कि जैसा तुम सोच रहे हो मेरे और चाव के बीच में वैसा रिलेशन बिल्कुल नहीं है। तो जो कहता है कि फिर कैसा रिलेशन है। शेन नहीं बता रहा होता है तो जो उसे गुस्से में चिल्लाने लगता है कि तुम अब चाव से दूर रहा करो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अगर तुमने उसे दोबारा प्रोवोक किया ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रूड हरकत करूंगा। ऐसे बोल के जाने वाला होता है तो शेन इसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुमने अभी जिसके डेस्क को पैर से मारे हो ना वो मेरी डेस्क मेट का है, तो अभी इसी वक्त इसे सही करो। पर जो नहीं मान रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया को शेन की बहुत फिक्र हो रही होती है तो वो तो दरवाज़ा तोड़ कर ही अंदर आ जाती है और फिर वो यहाँ शेन के पास पहुँच कर कहने लगती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो जो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसने मुझे मारा है। पर जिया फिर भी शेन को ही देख रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हें तो कितनी चोट आ गई है। शेन कह रहा होता है कि फिक्र मत करो, इसने मुझे ज़्यादा जोर से नहीं मारा। तो जिया कहती है कि तुम अभी भी इसकी साइड ले लो। जो कहता है कि सच में तुम प्रिटेंड क्या कर रहे हो, हाँ अभी तो मेरे सामने क्या क्या बोल रहे थे। जिया को जो को चिल्लाती है कि तुम तो चुप ही बैठो, तुमने इसे मारा है और तुम उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो जो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैंने मार खाया हूँ और इसने मुझे मारा है। तो जिया उसे और चिल्लाती है कि तुम इनोसेंट लोगों के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो उसे मारने के बाद। तो यहाँ पर फिर जिया की फ्रेंड चंचन हंसने लग जाती है। तो जो उसे कहता है कि तुम हंसना बंद करोगी। इतने में यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं इन लोगों को डांटने के लिए। तो जिया कहने लगती है कि टीचर ये फाइट जो ने पहले शुरू किया है तो इसमें शेन की कोई गलती नहीं है, तो अगर आप शेन को स्कूल से निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको मुझे भी निकालना पड़ेगा। तब यहाँ पर चिंचिन कहने लगती है कि प्रिंसिपल आप सबको इक्वली ट्रीट करो। तो प्रिंसिपल फिर सोचने लग जाता है कि तीनों की फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा रिच है और वो इन तीनों को ही स्कूल से निकाल नहीं सकते। तो प्रिंसिपल काफ़ी सोचने के बाद फिर इन तीनों को क्लीनिंग की पनिशमेंट दे देते हैं। तो जो फिर गुस्सा हो जाता है कि वो ये बिल्कुल नहीं चाहता। तभी चंचन उसे कहने लग जाती है कि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें घर पे फैमिली डिनर के लिए बुलाया। तो वो यहाँ पर काफ़ी नखरे कर रहा होता है तो चिंचिन उसे चिल्ला रही होती है। तो फिर वो कहता है कि तुम तो सेम मेरी मॉम की तरह, और फिर वो मान जाता है कि ठीक है। स्कूल की छुट्टी होने के टाइम पर जिया कहती है कि अब जल्दी से मैं अपना क्लीनिंग का काम कर लूँ, फिर मुझे घर जाकर होमवर्क करना है। तो शेन कहता है कि तुम ये क्लीनिंग का काम रहने दो, ये मैं कर लूँगा। फिर शेन अपना अकेले क्लीनिंग कर रहा होता है तभी वो देखता है कि जिया भी यहीं पर है। तो फिर वो खुश हो जाता है कि वो गई नहीं। जिया उसे अपने पास बुलाती है और कहने लगती है कि ये लो तुम बड़ा वाला मॉप ले लो और इससे क्लीनिंग करो और छोटा वाला मुझे दे दो। पर शेन अपना आगे बढ़ जाता है क्लीनिंग करते हुए। तो जिया गुस्सा होती है कि तुम मुझे यहाँ पे भी इग्नोर कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ली इन दोनों को ऐसे साथ देखकर बहुत ही जेलस हो रहा होता है। वो याद करने लगता है कि जब वो अब्रॉड में था तो जिया भी उसी के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन वो रिवर के पास अपनी जान देने जा रहा होता है तो वो उसे तुरंत ही पकड़ के रोक लेती है और कहती है कि इस टाइम पे रिवर में कूदना बहुत ज़्यादा खतरे वाला है। और फिर वो उसे कूदने से बचा लेती है और उसे अपनी बातों से कंफर्ट करती है। तो ये सब याद करके ली सोच रहा होता है कि जिया क्या सिर्फ तुम मेरे लिए सॉफ्ट रहोगी, हर किसी के साथ तुम इतनी अच्छी क्यों हो। और फिर ये तो अपने घर जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ तुम ही हो जिया। और फिर ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रोने लग जाता है और डिसाइड करता है कि मेरी चीज़ों को मुझे लॉक करके रखना चाहिए ताकि कोई और ये अपॉर्चुनिटी ना ले पाए मेरी चीज़ को छीनने का। फिर नेक्स्ट डे जिया यहाँ जब शेन के साथ क्लास में होती है तभी एक स्टूडेंट उसे बताने के लिए आया होता है कि उसे पीई के टीचर ने इक्विपमेंट रूम जाने बोले शटल कॉक लाने के लिए। तो फिर वो यहाँ उस रूम में आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि चाओ दरवाज़ा को बाहर से लॉक कर लेती है। तभी जिया अचानक से यहाँ पर जो को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर छुपे हुए क्यों। तो कहता है कि तुम पागल हो, मैं यहाँ पर छुपा हुआ नहीं हूँ, मैं तो बस बॉल लेने आया था और देखो ये क्या, तुमने दरवाज़ा भी बंद कर दी। तो जिया बताती है कि मैंने नहीं करी हूँ। जो कहने लगता है कि बिना हवा के मुझे तो सफोकेशन हो रहा है। वो विंडो का पर्दा खुलने जा रहा होता है तो जिया उसे रोकने लगती है कि प्लीज़ मत करो, नहीं तो मुझे डस्ट से एलर्जी हो जाएगी। पर इतने में वो कर चुका होता है और डस्ट उड़ते ही जिया को फिर बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लग जाता है क्योंकि उसे डस्ट से बहुत ज़्यादा वाली एलर्जी है। ये देखकर जो शॉक होता है कि तुम्हें क्या हो गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चाओ क्लासरूम में आने के बाद शेन को बताने लगती है कि मैंने इक्विपमेंट रूम में जिया और जो दोनों को साथ में खेलते हुए देखी। वैसे तो वो दोनों तो इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है ना, तो आखिर ये कब से हो गया।
तो शैन ये सुनते के साथ ही जिया को ढूंढने जाता है। तो जिया को गुस्सा आती है कि तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा पड़ी है, तुम्हें सिर्फ मेरी केयर करना चाहिए, उसकी नहीं। और जिया को इतना सफोकेशन हो रहा होता है कि वो सोचती है कि क्या वो यहीं पर वापस मर जाएगी, पर इतने में यहाँ पर शैन दरवाज़ा खोलकर उसे बचाने पहुंच जाता है। और तभी यहाँ पर जिया अपना हाथ कट करके शैन को दिखाने के लिए आ जाती है, पर शैन तो उसकी चोट को देखता भी नहीं है और जिया को उठा के लेकर जाता है। और फिर यहाँ पर जो कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। जब जो जिया को उठा के लेके जा रहा होता है तो वो बेहोश होते होते उसे देखकर सोच रही होती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हो, क्या हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। फिर जिया सपने में पुराने टाइम में पहुंच जाती है जब शैन और वो छोटे थे, और यहाँ पर वो देखती है कि वो दोनों तो इतने टाइम में एक दूसरे से पहली बार मिले थे। बच्चों ने यहाँ पर शैन को बुली किए थे तो वो अपसेट अकेला बैठा था, तो यहाँ पर जिया ने उसको प्रोटेक्ट करी थी और उससे बोली थी कि वो हमेशा उससे प्रोटेक्ट करने वाली है, और उसे अपना नाम बता कर गई थी। जिया ये देखकर बहुत खुश होती है कि शैन और वो एक दूसरे को किंडरगार्टन से जानते हैं। फिर सपना खत्म होता है और जिया यहाँ जाग चुकी होती है और उससे मिलने के लिए शैन आया होता है, तो वो अपना मुँह छिपाने लगती है और कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, अभी मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। शैन अपसेट होकर फिर जा रहा होता है, तभी जिया उसे कहती है कि तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, असल में एलर्जी की वजह से मेरा फेस सूज गया है, तो मुझे डर है कि तुम अगर मुझे देखोगे तो डर जाओगे। शैन फिर खुश होकर यहाँ पर आके बैठ जाता है और कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं डरूंगा नहीं। जिया कहती है कि आखिर क्यों? मैं समझ गई, क्योंकि तुमने तो मुझे बचाया है, तो तुम तो ऑलरेडी मेरा यही सूजा हुआ मुंह देख चुके हो। फिर वो से कहती है कि तुम मुझे क्या बताओगे कि तुम कौन से किंडरगार्टन गए हो। शैन कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। फिर वो उसे नाम बता देता है, तो जिया खुश हो जाती है कि यानी ये सच है। वो जल्दी से उसे हक कर लेती है और शैन सोचने पड़ जाता है कि क्या उसे पिछली लाइफ का कुछ याद आ गया है। जिया तो खुश हो रही होती है कि हम दोनों एक दूसरे को कितना टाइम से जानते हैं। जिया फिर उसे इस बारे में बोलने जा रही होती है, पर इतने में फिर वो सोचती है कि नहीं, अभी तो मेरी स्ट्रेटेजी कोई काम भी नहीं करी है, और अगर इसे अभी से ही पता लग गया कि मैं इसके एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड टाइम के बारे में जानती हूँ, तो कहीं ये बाद में एविल ना बन जाए और मुझे चुप कराने के लिए कहीं ये मुझे मार ना दे। जिया फिर सोचने पड़ जाती है कि काश मुझे पहले पता होता कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल सीईओ बनने वाला है, तो मैं तो फिर किंडरगार्टन के टाइम से इसके साथ ही चिपकी रहती। जिया शैन से पूछती है कि क्या तुमने मेरे लिए कुछ खाना लेकर आया, तो बताता है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूँ। तो जिया खुश हो जाती है कि सूप तो मेरा फेवरेट है, और फिर वो जल्दी जल्दी से पीने लगती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा बना है। और फिर वो इससे इस बारे में बात करती है कि वैसे अगर देखा जाए तो ये दूसरी बार है जब मुझे इतना ज़्यादा एलर्जी हुई है। तो फिर शैन कहता है कि पहली बार कब हुई थी। तो जिया बताती है कि जूनियर हाई स्कूल के टाइम पे उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैंने किसी से प्रॉमिस करी थी कोई चीज़ रिटर्न करने का, तो मैं शायद वही चीज़ देने जा रही थी। शैन कहता है कि फिर क्या हुआ था। तो जिया बताती है कि मैं बस में चढ़ी थी और तभी एक ओल्ड मैन बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स लाया हुआ था जिसमें बहुत सारा डस्ट था, और तभी उस डस्ट की एलर्जी की वजह से मैं तो बेहोश हो चुकी थी। तो काफ़ी दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद फिर मेरा स्कूल से ट्रांसफ़र हो गया। तो शैन को अब जाकर पता लगता है कि यानी जिया उस दिन आई थी। फिर जिया को किसी के आने की आवाज़ आती है तो वो खुश हो जाती है कि उसके डैड आए होंगे, पर यहाँ पर उसके डैड नहीं बल्कि ली आया होता है। तो शैन उसे देखकर सोचता है कि ये यहाँ पर भी पहुँच गया जिया के बारे में पता करते हुए, और यानी कि जिया इतने टाइम से उसके साथ थी और खतरे में थी। ये खूनी है। ली जिया के लिए फ्लावर्स रख रहा होता है तो वो उसका फ्लावर फेंक देती है और चिल्लाती है कि तुम चलो जाओ यहाँ से, तुम अपनी शक्ल भी कैसे दिखाने आए, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो जो चीज़ें किए थे मुझे उसके बारे में पता नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है। अब्रॉड में जब मैं स्कूल के पहले दिन ही गई थी तो सारे स्टूडेंट मुझसे नफरत कर रहे थे और ये सब के पीछे तुम्हारा काम था। तो वो कहता है कि मैं बस तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिया कहती है कि अच्छा प्यार, तुमने पूरे स्कूल के सारे स्टूडेंट को मुझसे नफरत करवा दिए और हीरो की तरह मुझे बचाने के लिए आए, और तुम ऐसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। देखो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो ली जल्दी से जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मुझे एक चांस तो दो एक्सप्लेन करने का। तभी शैन गुस्से में इसे जिया से दूर करता है और इसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगाकर चिल्लाता है कि निकल जाए यहाँ से, और फिर उसे तुरंत ही बाहर लेकर आता है। तो ली कहने लगता है कि शैन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और तुम जिया से दूर रहो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद तो तुम अनलकी रहने ही वाले हो और तुम जिया को भी अनहैप्पी कर दोगी। तो शैन इसे दूर करके कहता है कि तुम जिया से दूर ही रहो, और फिर वो वापस से वार्ड में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। जिया फिर शैन को थैंक यू बोलने लगती है कि तुमने उसे पंच करके मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प करो। फिर वो अपसेट होता है तो जिया कहती है कि क्या उस ली ने तुम्हें कुछ बोला है। तो शैन कहता है कि छोड़ो उसे, वो तो बहुत छोटा मैटर है, और हाँ उस ली से दूर रहो, वो बहुत खतरनाक है। तो जिया कहती है कि और फिर तुम अपना बताओ, तुम्हारे साथ मैं क्या करूँ, तुमने मुझे इग्नोर किया, मुझे दूर करने की कोशिश करी,
लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं होने वाली हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी नज़र में तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन हो। पहले भी थे, अभी भी हो और फ्यूचर में भी रहोगे। तुम अपनी मेहनत के दम पे इस पोजीशन पर हो। और फिर वो उसकी फ्यूचर के बारे में भी उसे बताने जा रही होती है, पर फिर रुक जाती है कि अभी मुझे फ्यूचर की बात नहीं करनी चाहिए। वो कहती है कि फ्यूचर का बाद में सोचेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो और मुझे सिर्फ केपेबल लोग ही पसंद है, और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, चाहे तुम मुझे कितना भी दूर कर लो। तो शैन फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिया को टच करने वाला होता है। इतने में यहाँ पर ली और चंचन आए होते हैं और ली कहने लगता है कि जिया, अब तुम्हें ही स्कूल के सामने सारी चीज़ें क्लियर करनी होगी। स्कूल के पोस्ट पर सभी लोग ये बातें कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें बुली किया हूँ, तो प्लीज़ तुम सबसे क्लियर कर दो कि मैंने कुछ भी नहीं किया, नहीं तो मेरे डैड तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो चलो जल्दी से ठीक हो जाओ। और फिर जो शेन को देखकर पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने चाओ को फिर अपसेट करो। तो जिया फिर जो को चिल्लाती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये आखिर ऐसे उसे अपसेट क्यों करेगा, चाओ असल में इसकी फर्स्ट लव है। शेन कहता है कि तुम लोग कुछ भी मत बोलो। वो इन लोग को बता देता है कि असल में वो तो मेरी सिस्टर है। तो ये लोग फिर शॉक हो जाते हैं और वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है कि असल में उसके डैड ने इसे अडॉप्ट करे थे। तो जो तुरंत ही फिर शेन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि फिर तुम मेरे भी ब्रदर हुए। फिर शेन जब यहाँ अपने घर आया होता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर उसके डैड के गार्ड्स और असिस्टेंट खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि उसके डैड मिस्टर फूड से मिलना चाहते हैं। तो शेन कह देता है कि मेरे डैड से जाकर बोल दो कि मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहता, और ऐसा बोलकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट इस बारे में जाकर उसके डैड को बता देता है कि वो नहीं मिलना चाहता। अभी हम ली को देखते हैं जो कि यहाँ शेन से मिलने पहुँच जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम अपने डैड के साथ क्यों नहीं गए, अगर तुम उनके साथ चले जाओगे तो तुम बहुत ही अमीर हो जाओगे और तुम्हें ऐसी गरीब जगह पे रहना नहीं पड़ेगा। तो शेन कह देता है कि इन सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ली कह रहा होता है कि तुम जिया से दूर हो जाओ क्योंकि जिया सिर्फ मेरी है। तो शेन सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में तुमने ही उसे हर्ट किया था और मैं दोबारा ऐसा होने ही नहीं दूंगा। वो उसे धमकी दे देता है कि जिया के साथ अगर तुमने कुछ भी करने का सोचा ना तो तुम भी फिर बचोगी नहीं, और ये बोलकर वो अपने घर में चला जाता है। और फिर जिया की एक किचन देखकर सोच रहा होता है कि शायद मैं शुरू से ही गलत था। जिया से दूर होने का डिसीजन बिल्कुल सही नहीं है, उससे दूर होकर मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी होने पर जब ये लोग स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं तो जिया को पिक करने के लिए उसके डैड पहुंच जाते हैं। तो वो उन्हें देखकर काफ़ी शॉक होती है और कहने लगती है कि आज मेरे डैड कहाँ पर आ गए। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे कि जब वो बीमार थी तो उन्हें अब्रॉड जाना पड़ा था बिजनेस ट्रिप के लिए, इसलिए वो यहाँ पर उसे स्पेशली पिक करने आए ताकि वो उसके फ्रेंड्स लोग को भी उसके साथ घर पे डिनर पे लेके जा सके। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताई थी कि तुम्हारे तीनों फ्रेंड्स ने तुम्हारा हॉस्पिटल में बहुत ही ख्याल रखे, और तुम्हारी मॉम ने मुझे स्पेशली बताई थी कि तुम्हारे तीनों फ्रेंड में से एक फ्रेंड का बाल रेड है, एक का ब्लू है और तीसरा वाला एक हैंडसम लड़का है। जो कहता है कि अंकल क्या मेरा ये ब्लू कलर वाला बाल स्पेशल कूल नहीं लग रहा है क्योंकि आपने मुझे हैंडसम नहीं बोला। तो फिर डैड कहते हैं कि नहीं नहीं तुम भी हैंडसम हो। और फिर यहाँ पर जिया के डैड उसे बताते हैं कि असल में अभी उन्हें एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो वो अपने ड्राइवर को भेज देंगे उन तीनों को ही घर तक लेके चलने के लिए। और फिर ये चारों मिलकर एक साथ ही कार में जा रहे होते हैं और तभी कार बहुत ज़्यादा हिल रही होती है, तो जिया तो बार बार शेन के ऊपर गिर जा रही होती है। और यहाँ पर फिर जो खुश होकर कहने लगता है कि अच्छा हुआ मैंने तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट पकड़ लिया। चंचन कहती है कि तुम कहीं पर चुप रहोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर जिया यहाँ शेन को पूछने जा रही होती है कि वो कंफर्टेबल बैठा है कि नहीं, और तभी इतने में कार के हिलने की वजह से वो तो गलती से जो के नेक पर किस कर लेती है और दोनों ही बहुत ज़्यादा फिर शायर हो जाते हैं। तो ड्राइवर अंकल सॉरी कहने लगते हैं कि असल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना रोड पे, तो अभी बिल्कुल भी रोड ठीक नहीं है। तभी इतने में ड्राइवर अंकल शैन का फेस रेड देखकर पूछते हैं कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। तो फिर जो कहने लगता है कि सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि आपकी यंग लेडी जिया का फेस भी रेड नज़र आ रहा है। तो चिंचिन कहती है कि तुम चुप हो जाओ। फिर ये लोग यहाँ पर जिया के घर के बाहर पहुँच जाते हैं और जिया शेन से पूछने लगती है कि तुम सभी यहाँ मेरे घर पे डिनर के लिए आए हो, तो तुमने बीच रास्ते में फ्रूट क्यों खरीद लिए। तो शेन कह रहा होता है कि आखिर मैं पहली बार अंकल आंटी से मिलने जा रहा हूँ तो पोलाइटनेस के लिए ये सब तो लेना चाहिए ना। जी अपसेट होती है कि लेकिन ये इतनी महंगी जगह कि यहाँ पर जो फ्रूट्स भी बिकते हैं वो भी महंगे महंगे ही बिकते हैं, और उसने ये सब खरीद लिया है तो अब वो कितने सारी पार्ट टाइम जॉब्स करेगा ये पैसे कमाने के लिए। तब यहाँ पर जो और चिंचिन दोनों कहने लग जाते हैं कि आखिर वो अपनी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से पहली बार मिलने जो जा रहा है तो अच्छे से एक्ट तो करेगा ही ना।
तो जिया भी ये सुनकर शैवानी लग जाती है कि उसने तो सोची भी नहीं थी। फिर ये चारों अंदर आके बैठ जाते हैं और जिया यहाँ पर शैन को फ्रूट खाने को दे रही होती है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तभी ये दोनों इन लोग को ही देख रहे होते हैं। तभी चिन बहाना करती है कि जो चलो हम लोग किचन में चल के फ्रूट धुल के आते हैं, और वो बहाने से उसे लेकर जाती है ताकि इन दोनों को बातें करने का मौका मिले। फिर जिया और शैन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहे होते हैं एक दूसरे से, और जिया जल्दी से यहाँ पर एक कैन उठाकर ड्रिंक करने लगती है। तो फिर वो कहता है कि वो असल में मेरी कैन थी, मैंने उसमें से पिया था। तो वो कहती है कि सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं करी। तो शैन कहता है कि कोई बात नहीं। जिया कहती है कि कार में भी जो भी हुआ था वो भी मैंने जानबूझ के नहीं करी थी। तो शैन कहता है कि मुझे वो भी पता है। तो जिया पूछती है कि फिर तुम मुझे माफ़ करोगे ना। तो शैन उसे हाँ कहता है, और जिया सोच रही होती है कि सच में ये तो कितना इजीली शाह हो जाता है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरे साथ चलो। वो उसे फिर यहाँ रूम में लेकर आ जाती है और वो उसे अपने सारे टॉयज दिखाने लगती है और कहती है कि ये सब मैंने खुद बनाई हूँ। तो शैन को फिर इनमें से एक टॉय पसंद आ जाता है और वो उसे देखने लगता है। तो जिया कहती है कि तुम्हें ये पसंद आया तो तुम रख लो, तुम्हें और भी कोई चाहिए तो और भी ले सकते हो। तो कहता है कि नहीं मुझे यही वाला पसंद आया। तभी जिया कहने लगती है कि मेरे पास एक छोटा सा डायनासोर भी था जो कि मैं अपने फ्रेंड्स लोग को शो ऑफ करने गई थी, पर वो सभी मुझ पे हंस रहे थे कि वो बहुत ही अगली है। तो फिर मैं बहुत अपसेट हुई थी और मैंने उसे फेंक दी थी। तो यहाँ पर फिर शैन कहने लगता है कि वो बिल्कुल अगली नहीं था, बल्कि वो तो बहुत ही क्यूट था। फिर शैन यहाँ पर उसे टॉय देने के लिए थैंक यू बोलने लगता है। तो जिया कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर शैन उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जिया कहती है कि हाँ, और तुम्हारा और तुम्हारी सिस्टर चाओ का भी तो बड़ा अच्छा रिलेशन है। तो फिर ये कहता है कि नहीं, वो मुझसे नफरत करती है। तो ये सुनकर जिया शॉक होती है और वो सोचती है कि ये उसे सेल फोन दे रहा था और उससे पैसे भी, और कह रहा है कि नफरत है। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि क्यों। देखो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं बताना तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो शैन कहता है कि असल में मैंने उसके डैड को मारा। ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है और कहती है कि एक काम करते हैं, हम इस बारे में बात नहीं करते। तो शैन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस बारे में बताने के लिए रेडी हूँ क्योंकि ये तुम हो। फिर वो उसे बताने लगता है कि जब वो छोटा था तो अपनी मॉम के साथ कार से कहीं जा रहा था और तभी उन लोगों का ट्रक से टक्कर होने के बाद एक्सीडेंट हो गया और उसकी मॉम की मौत हो गई। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि फिर इसके बाद शैन को उसके मॉम के फ्रेंड अपने घर ले आते हैं क्योंकि उसकी मॉम उनकी भी अच्छी फ्रेंड थी, तो इसलिए वो उसे अडॉप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि अपनी मॉम के जाने के बाद वो इतना सदमा में चला गया होता है कि वो डीफ हो चुका होता है। चाओ के डैड शैन का इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं कि चाओ इससे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो शैन को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरे डैड बायस्ड हो चुके हैं तुम्हारे लिए और वो मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ तुमसे ही करते हैं, तुम्हें आखिर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। तो इस पर चाओ के डैड उसे गुस्से में थप्पड़ लगा देते हैं। तो फिर वो अपना बर्थडे मनाने के लिए भी तैयार नहीं होती और गुस्से में चली जाती है। तो फिर डैड यहाँ पर शैन से कहते हैं कि वो चाओ को मनाने के लिए उसके लिए कुछ स्नैक्स खरीदने जा रहे हैं। तो शैन भी उनके साथ जाता है और तभी रास्ते में चाओ के डैड को कोई चोर मिल जाता है जो कि उनकी सारी चीज़ें लूटने आया होता है। यहाँ पर वो कोई चीज़ मांगता है जो कि चाओ की होती है, तो डैड ये नहीं दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर वो चोर उन्हें चाकू से मार के भाग जाता है और वो बस शैन को आवाज़ देते रह जाते हैं, पर उसकी हियरिंग एड की प्रॉब्लम की वजह से वो सुन ही नहीं पाता। और जब पीछे मुड़ता है तब तक यहाँ पर उनकी जान जा चुकी होती है। तो फिर चाओ के डैड के मरने के बाद वो सारा ब्लेम शैन के ऊपर डाल देती है कि उसकी गलती है क्योंकि वो डीफ था और वो सुन नहीं पाया, तो उसकी वजह से ही उसके डैड बच नहीं पाए। तो वो उसे ही ब्लेम करते हुए कहती है कि तुमने मेरे डैड को मारा है। तो बेचारा बस रोते रह जाता है और उसका ब्लेम सह रहा होता है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और शैन जिया को ये सारी स्टोरी बता देता है। तो वो तुरंत ही उसे हक करती है और उसे कहने लगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसने कुछ भी नहीं किया है। वो उसे अच्छे से समझाने लगती है कि अब तुम अपने आप को इन सब के लिए ब्लेम करना बंद करो और चाओ का बोझ तुम्हें अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं करे हो। तो शैन बस उसकी फिर बातें सुन रहा होता है। इतने में यहाँ पर जिया के डैड आए होते हैं और वो इन दोनों को ऐसे देखकर पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जिया कहती है कि डैड ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। शैन कहता है कि अंकल असल में मुझे कम सुनने की प्रॉब्लम है ना, मुझे हियरिंग एड लगा हुआ है, तो इसलिए वो मेरे पास आकर मुझसे बात कर रही थी। तो फिर डैड कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात थी। वो तुरंत ही सॉरी कहते हैं कि मैंने गलत समझ लिया था। वो इन लोग को तुरंत ही फिर डिनर के लिए चलने बोलते हैं और फिर जिया तो यहाँ शैन को कम्फर्ट करते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे डिनर के लिए लेकर जाती है। और फिर ये सभी यहाँ पर जिया के मॉम डैड के साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं और जिया के डैड तो यहाँ पर शैन के साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं और मॉम भी जिया को शैन को खाना सर्व करने के लिए बोल रही होती है। तो फिर वो तुरंत यहाँ पर शैन के प्लेट में डालती है तो शैन भी उसे खाना देता है।
तो ये लोग फिर खुश हो रहे होते हैं। इतने में कोई डोरबेल बजाता है तो डैड फिर दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं। जिया को बताते हैं कि उसका अब्रॉड वाला फ्रेंड ली यहाँ पर आया हुआ है। फिर ली अंदर आते के साथ ही जिया से कहने लगता है कि हम लोग कितने टाइम बाद फिर मिल रहे हैं। तो जो और चिंचिन भी आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि ये कौन है। चिंचिन कहती है कि मुझे भी नहीं पता, जिया ने मुझे इसके बारे में नहीं बताई है। तो जो फिर कहता है कि इससे बेहतर तो हमारा शेन ज़्यादा अच्छा दिखता है और वो जिया के लिए ज़्यादा बेस्ट है। फिर यहाँ पर जिया की मॉम ली को खाने के लिए बैठा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और डिशेस लेकर आती हूँ। ली शेन को देखकर पूछ रहा होता है कि ये कौन है। तो जिया को गुस्सा आ रही होती है कि कैसे प्रिटेंड कर रहा है। तब यहाँ पर डैड बताते हैं कि वो जिया का न्यू फ्रेंड है, उसकी यहाँ पर न्यू स्कूल में अच्छे से फ्रेंडशिप वगैरह हो गई है। यहाँ पर फिर ली कहने लग जाता है कि जिया को चिकन विंग्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, अब मुझे बहुत पसंद है। तो ली का मुंह बंद हो जाता है और शैन फिर खुश होता है। फिर इतने में जिया ली से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। शैन जिया को स्लो से कहता है कि तुम थोड़ा इससे बच के रहो, ये बहुत ही खतरनाक है। तो जिया काफ़ी शौक होती है कि ये बस इससे दूसरी बार मिल रहा है और ऐसा क्यों कह रहा है। फिर ली जिया के साथ दूसरे रूम में जाता है उससे बात करने और यहाँ पर उसे कहने लगता है कि तुम तो मेरे साथ पहले कितने अच्छे से थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम इतनी बदल कैसे गई हो। क्या तुम्हें अब वो शैन मिल गया है तो तुम मुझे भूल चुकी हो। तो जिया ली को चिल्लाकर अपना हाथ छोड़ने बोलती है और वो नहीं सुनता है। तो फिर वो उसके हाथ पे बाइट कर लेती है। यहाँ पर फिर वो उसे बहुत चिल्लाती है और उसे जाने बोल देती है। तो वो चुपचाप चला जाता है। फिर यहाँ पर शैन जिया के पास आता है और इसकी फिक्र करने लगता है कि उसने तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं किया। जिया शैन से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे असली डैड क्या तुम्हें ढूंढ रहे हैं और वो बहुत ही पावरफुल सीईओ हैं, तो क्या वो तुम्हें ढूंढने आएंगे, तो क्या तुम उनके पास नहीं जाओगे। शेन कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा और मन में सोच रहा होता है कि जिया आखिर इतने बड़े खतरे में और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। फिर तुम्हें यहाँ पर जो आ जाता है और कहता है कि चलो हम सभी अम्यूजमेंट पार्क चल रहे हैं। फिर लोग अम्यूजमेंट पार्क के गेट के बाहर पहुँचते हैं तो पता लगता है कि अम्यूजमेंट पार्क तो बंद है। चिनचिन यहाँ पर जो को चिल्लाने लगती है कि पहले तुम पता तो कर लेते फिर हमें लेकर आते। जिया कहती है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब हमें कल स्कूल के लिए जाना है तो अभी घर चलते हैं। तभी फिर यहाँ पर जिया को ठंडी लग रही होती है और उसे छींक भी आने लगती है। तो शैन तुरंत ही अपना कोट निकाल कर उसे कवर कर देता है और फिर वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग बस उन्हें देखते रह जाते हैं। तभी फिर यहाँ पर चिंचिन को भी ठंडी लग रही होती है तो जो भी अपना कोट निकालने जा रहा होता है तो कहती है कि इतनी ठंडी में कोई टाइम नहीं है अपनी बॉडी शो ऑफ करने का। तो कहता है कि सच में तुम रोमांस में कितना पीछे हो। तो चिंचिन फिर अपना आगे बढ़ जाती है और जो सोचता है कि सच में ये पुराने ज़माने की है। फिर जिया शैन के बारे में सोच रही होती है कि शैन तो अपनी फू फैमिली के पास जाना चाहता ही नहीं है, तो पिछली लाइफ में आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो अपनी फू फैमिली के पास चला गया था। फिर ये उसके बचपन को याद करने लग जाती है। सोचती है कि जब वो उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तो कितना खुश था और अपनी फैमिली को याद करके अपसेट था क्योंकि वो बचपन से कितना अकेला रहा है। और फिर ये शैन के बारे में इतना सोचते हुए सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे ये सभी कैंटीन में साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं और शैन तो अपने प्लेट में से भी जो सारी अच्छी डिशेस होती है वो जिया को निकाल कर दे देता है और कहता है कि वो सिर्फ टोमेटो खाता है। तो यहाँ पर फिर जो कहने लगता है कि मेरे प्लेट में से भी टोमेटो ले लो ना, मैं नहीं खाता। तो शैन तो यहाँ पर टोमेटो लेने के बजाय उसकी प्लेट में और वेजिटेबल डाल देता है। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद जिया इन तीनों से कहने लगती है कि तुम लोग आज फिर से मेरे घर पे डिनर के लिए आ जाओ। तो जो और चिंचिन तो तुरंत मान जाते हैं और यहाँ पर फिर जिया शैन को भी मनाती है कि तुम भी चलोगे ना, तो वो भी मान जाता है। तो फिर वो खुश होती है। इतने में यहाँ पर शैन की स्टेप मॉम की असिस्टेंट उससे मिलने आई होती है और बताने लगती है कि उसकी स्टेप मॉम उससे मिलना चाहती है। तो शैन तो पहले चलने के लिए नहीं मान रहा होता है। तो यहाँ पर फिर वो कह रही होती है कि वो बस एक ही बारी उससे मिलना चाहती है और दोबारा उसे कभी परेशान नहीं करेगी। तो यहाँ पर फिर वो मान जाता है चलने के लिए और ये कह रही है कि चलो मैं भी साथ चलती हूँ। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी आता हूँ। और फिर उसके बाद शैन यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम से मिलने उनके पास पहुँचता है और देखता है कि वो बिल्कुल उसकी मॉम की तरह मिलती जुलती है। तब यहाँ पर वो कहने लगती है कि लेकिन मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं बस उनकी तरह दिखती हूँ। वो शैन को यहाँ पर उससे अपने बेटे से भी मिलवाती है और उससे पूछने लगती है कि वो उनकी फू फैमिली कब ज्वाइन करने वाला है। वो उससे मनाने लगती है कि वो उनके साथ रहने के लिए आ जाए और उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाए, पर शैन साफ मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड यहाँ पर आए होते हैं और स्टेप मॉम से कहने लग जाते हैं कि मैंने बोला था ना इस मैटर को मैं खुद हैंडल करूँगा। तो फिर स्टेप मॉम चिल्ला रही होती है कि तुम्हें तो हमारे बेटे की कोई पड़ी नहीं है, तुम्हें पता है ना कि हान को ठीक करने के लिए हमें तुम्हारे बेटे शैन की किडनी की ज़रूरत है, बस एक किडनी वो मेरे बेटे को दे देगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर डैड कह रहे होते हैं
कि मैं इस बारे में शेन से बात करूंगा, लेकिन अभी तुम कुछ मत करो। हम देखते हैं कि बाहर से शेन खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है और स्टेप मॉम यहाँ पर उसके डैड को चिल्ला रही होती है कि उन्हें बस शेन की पड़ी हुई है, इसीलिए वो अपने दूसरे बेटे हान को बचाना ही नहीं चाहते। शेन तो ये सब सुनने के बाद बहुत अपसेट होता है और फिर अकेला अपना जाने लगता है। तभी जिया उसके पास अम्ब्रेला लेकर आई होती है, तो शेन उसे देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से उसे हग करके रोने लगता है। और फिर इसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है और उसके लिए यहाँ पर कुकिंग भी करता है। तो जिया उसकी तारीफ कर रही होती है कि तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें तो हर चीज़ आती है और इवन कुकिंग भी। सच में जो लड़की तुमसे शादी करेगी वो कितनी ज़्यादा खुश नसीब होगी। शेन कहता है कि क्या सच में? जिया कहती है कि हाँ, बस अब तुम जिससे भी शादी करना तो वेडिंग वाले दिन कहीं उसे छोड़कर मत चले जाना और अपनी वाइफ के सामने किसी और लड़की को हक मत करना। तो शेन ये सुनकर शौक होता है और जिया सोचती है कि ये क्या, मैंने तो गलती से इसे पिछली लाइफ की सारी चीज़ें बता दी। फिर वो जल्दी से यहाँ पर टॉपिक को चेंज करते हुए कहने लगती है कि मैं तो बस नॉवेल की प्लॉट के बारे में बता रही थी। तो शेन फिर इस बात पर यकीन कर लेता है और फिर जिया से कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं ऐसे टाइप का बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मेरी शादी उस लड़की से हो गई ना जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो फिर मैं उसका हमेशा ख्याल रखने वाला हूँ और मरते दम तक मैं उसका साथ पूरा निभाने का प्रॉमिस पूरा करने वाला हूँ। जिया ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पिछली लाइफ में शायद मुझे थोड़ा लाइक करता था। जिया फिर अपने आप को समझाती है कि नहीं, अगर ये मुझे लाइक करता होता तो मेरी फैमिली को कोई नुकसान क्यों पहुंचाता। वो तो अच्छा हुआ कि इस बार मैंने इसके दिल को इतना ज़्यादा नर्म कर दिया कि ये अब एविल नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट डे जिया, जो और शेन दोनों के साथ हॉस्पिटल गई होती है मेडिकल चेकअप के लिए, क्योंकि इन लोगों को आने वाले कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाने के लिए पहले चेकअप ज़रूरी था। तो यहाँ पर जिया इन लोगों से पूछती है कि तुम लोगों की मेडिकल रिपोर्ट इतनी ज़्यादा क्यों दिख रही है। तो फिर शेन बताता है कि असल में उसे और भी सारी चीज़ों का चेकअप करवाना पड़ा और जिसमें उसकी ईयर की भी सर्जरी होगी। तो यहाँ पर फिर जिया खुश हो जाती है कि फिर तो अब तुम जल्दी से सुनने लगोगे और ठीक हो जाओगे। तो शेन ये सुनकर शॉक होता है और सोचने लगता है कि क्या जिया भी उसकी तरह रिबॉर्न हुई है, तभी उसे भी पता होगा कि वो एक दिन ठीक हो जाने वाला है। तभी जिया बहाने कर लेती है कि वो तो बस ऐसे ही गैस कर रही थी कि एक दिन वो तो ठीक हो गए ना। तो फिर शेन सोचता है कि नहीं, वो थोड़ी ना रिबॉर्न हुई है। और फिर जिया और शेन यहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकलते हैं लंच करने के लिए, पर तभी जिया की फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो शेन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, अब मैं बहुत ही अमीर हो गया हूँ तो मैं आराम से बिल पे कर दूंगा। जिया कहते हैं कि अरे वाह, फिर तो कितनी अच्छी बात है, लगता है तुमने मिलियंस की सेविंग कर ली हो। तो शेन फिर उसे अपनी सारी सेविंग्स दिखा देता है और जिया इतने सारे पैसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि यानी तुम कोई इलीगल काम कर रहे हो। तभी तो मैं बोलूँ कि अचानक से तुम इतने ज़्यादा रिच कहाँ से हो गए, देखो तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो शेन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही गलत सोचती हो। वो उसे बताता है कि असल में उसने एक गेम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एक गेम का कॉपीराइट बेचा था, तो ही उसे ही सारे पैसे मिले। तो जिया सोचती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि वो तो पिछली लाइफ में भी ऐसी बहुत ही जीनियस था, तभी तो उसने बहुत सारी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लिया था और उसके पास इतने पैसे थे, तभी तो वो मेरा हर महीने का 3 मिलियन का एक्सपेंस भी देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस भी होती है कि लेकिन मैंने सोची नहीं थी कि वो इतना यंग टाइम से इतना जीनियस था। शेन बता रहा होता है कि अभी वो कुछ दिन में अपने लिए एक न्यू घर भी खरीदने वाला है। तो जिया और भी ज़्यादा खुश होती है कि उसने इतनी मिलियन की सेविंग्स भी किया है और घर भी लेने वाला है। फिर लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर जिया उसका वीडियो बना रही होती है और कहती है कि तुम तो इसमें और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तभी इन लोग को यहाँ पर जो भी मिल जाता है और वो कहता है कि मैं भी यहाँ पे लंच करने आया था। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सभी लड़कों की रनिंग रेस चल रही होती है और जिया और चिनचिन यहाँ पर शेन और जो को गुड लक के लिए चीयर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चाओ भी बैठी होती है और वो जिया से शेन के बारे में आर्ग्यूमेंट करने लगती है। शेन सिर्फ उसका है और वो कितना भी उसे छीनने की कोशिश करे वो नहीं कर पाएगी। वो यहाँ पर जिया को काफ़ी सारी बातें सुनाने लगती है कि वो चाहे कितना भी कुछ कर ले, शेन उसकी केयर करेगा और उसकी बात पर यकीन करेगा। और फिर वो यहाँ खुद गिरने का नाटक करके बेहोश हो जाती है, जिसके बाद फिर शेन उसके साथ हॉस्पिटल में होता है और यहाँ पर जो भी उसकी केयर करने आया होता है। पर फिर जो को जिया ने वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दी होती है, तो वो आकर जिया को चिल्लाने लगता है कि उसने उसे इतना बड़ा झूठ बोली। वो अब कह देता है कि मुझे तुम्हारी असलियत पता लग गई है कि तुम अब तक बस मेरा यूज़ करती आ रही थी। वो उसे चिल्लाता है कि तुमने सच में मेरी फीलिंग्स के साथ खेली हो, अब मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाला। और ये बोलकर वो चला जाता है और यहाँ पर चियाओ तो शौक हो जाती है कि वो जिया की बेइज्जती करवाने चली थी, पर अब पूरे स्कूल के सामने वो ही बेइज्जत हो चुकी है। और शेन यहाँ पर चियाओ को आकर इस बारे में बता देता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जा चुका है।
और शैन इसे ये भी समझा देता है कि अब वो इसके साथ यहाँ पे इस घर में नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने न्यू घर में रहने के लिए जा रहा है, और फिर वो उसे छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जिया को देखते हैं, जो कि चिनचिन के साथ बैठी होती है, और चिनचिन यहाँ पर उसे फाइनली बता देती है कि वो जो को लाइक करती है, और वो दोनों असल में बचपन से बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। तो जिया कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार जो से इस बारे में पूछना चाहिए। देखो, अब शैन अपने न्यू घर में शिफ्ट हो गया है, तो हम वहाँ पे डिनर करने का प्लान करते हैं, और वहाँ पर मौका देखकर तुम जो से कन्फेस करना। तो चिनचिन मान जाती है, और फिर फाइनली ये लोग शैन के घर पे मिलते हैं और साथ में यहाँ पे डिनर करते हैं। चिनचिन यहाँ से जो को अपने साथ बात करने के लिए लेकर जाती है और इससे कन्फेस करती है कि वो असल में बहुत पहले से उसे लाइक करती है, पर क्योंकि वो चाओ को पसंद करता था इसलिए वो बस उसकी हेल्प करती आ रही थी, लेकिन अब नहीं। तो यहाँ पर फिर जो भी मान लेता है कि वो भी असल में उसे लाइक करता है, और दोनों फाइनली डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया को यहाँ ली फिर से परेशान करने आता है, तो शैन उससे खूब सारी फाइट कर लेता है और उसके मुंह पे भी चोट लग जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर चाओ फिर से शैन के पीछे पड़ी होती है, तो जिया उसे अच्छे समझा देती है कि अब वो शैन का पीछा छोड़ दे, क्योंकि वो फालतू में उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगा रही है, क्योंकि शैन की कोई गलती ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर चाओ को अपनी गलती फील हो जाती है और वो शैन का पीछा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। रात में हम देखते हैं कि जिया जब सो रही होती है तो उसे अपने सपने में पिछली लाइफ की कुछ चीजें दिखाई देती है, और इससे पता लगता है कि असल में जब एक दिन होटल गई हुई थी तो वहाँ पर कुछ गुंडों ने फायरिंग शुरू कर दिए थे, और तभी वहाँ पर जिया को बचाते हुए शैन के पैर में चोट लगी थी, पर जिया को पता भी नहीं लगा था। जिसके बाद फिर शैन के पैर में चोट लगने की वजह से वो डिसेबल हो चुका था, और जब वो यहाँ बीमार था तो उसे पता लगा कि जिया के डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, और ये सब किसी ली नाम के लड़के ने किया है, जो कि अभी जल्दी अब्रॉड से आया, और वो जिया को पसंद करता था। तो उससे शादी करने के लिए उसने उसके डैड से बात किया, पर उन्होंने साफ मना कर दिए क्योंकि उस लड़के की रेपुटेशन ठीक नहीं है। तो उसने फिर ये सारी प्लानिंग किया और उसके डैड की कंपनी को बर्बाद कर दिया, और ताकि जिया के डैड के पास ऑप्शन नहीं है और उन्हें अपनी कंपनी को बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत है ताकि वो शादी के लिए मान जाए। तो यहाँ पर फिर जिया को बचाने के लिए शैन अपने डैड के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो उनके पास आने के लिए तैयार है, और उन्हें अपने बेटे के लिए उसकी किडनी चाहिए ना तो वो दे देगा। वो अपनी पूरी जान उनके नाम करने को तैयार है, बस बदले में वो चाहता है कि वो उसकी और जिया की शादी के बारे में बात करे और इस बिजनेस मैरिज के जरिए जिया के डैड की कंपनी की हेल्प कर दे, ताकि उनका जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाए। शैन के डैड उसे लास्ट बारी पूछते भी हैं कि वो सच में एक लड़की के लिए अपनी जान देने को तैयार है, तो वो कहता है कि वैसे भी मेरी जान उसकी वजह से बची थी, तो मैं उसके लिए देने को तैयार हूँ। फिर यहाँ पर जिया सपने में सारी चीज़ें देखते हुए रो कर उठती है, तो उसके मॉम डैड उसे कहने लगते हैं कि उसे क्या हुआ है, वो लोग उसका ख्याल रखते हैं। फिर रात में जिया यहाँ पर शैन को ढूंढते हुए हॉस्पिटल से निकल आती है और रोड पर घूमते हुए वो सपने की आगे की चीज़ें भी याद करती है कि उसने देखी फिर कि शैन जब हॉस्पिटल में था तो यहाँ पर जिया के डैड उससे बात करने आए थे कि उसकी हेल्प की वजह से ही सब ठीक हो पाया है, और यहाँ पर फिर शैन मना कर रहा होता है कि वो उनकी बेटी के लायक नहीं है, तो वो शादी करने के लिए नहीं आएगा, पर डैड उसे इंसिस्ट करते हैं कि नहीं उसे आना चाहिए। तो तब जाके फिर शैन यहाँ शादी में पहुँचता है और जिया के लिए फिर वो यहाँ उसे शूज़ भी पहनाता है और उसे उठा के भी लेके जाता है। और जिया को अब जाकर पता लगता है कि वेडिंग वाले दिन वो कितना ज़्यादा बीमार था, इसलिए वो उसे छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो उसके सामने बीमार नहीं होना चाहता था। और जिया को ये भी पता लगता है कि उसने जो देखी थी कि एक लड़की उसे हक कर रही है तो वो कोई और नहीं चाहो थी, और वो खुद फोर्सली उसे हक करने आई थी, और जिया ने सब मिसअंडरस्टैंड कर ली थी। और जिया को अब जाके रियलाइज़ होता है कि पिछली लाइफ में शैन ने तो उसके लिए कितना कुछ किया है। तो वह यहाँ पर फिर रोने लग जाती है कि मैं उसके बारे में सोच रही थी कि पिछली लाइफ में वो मुझसे नफरत करता था और उसने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया, फिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती थी अपने लाइफ सेवर के बारे में। वो यहाँ पे रोई रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुंच जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिया जल्दी से उसे हक कर लेती है और उसे फिर वो कन्फेस करते हुए कहती है कि हम लोग डेट करते हैं, लेकिन तुम सोच लेना कि फिर हम जल्दी ही शादी करेंगे। तो शैन फिर मान जाता है और दोनों ही बहुत ही हैप्पी होते हैं। तभी इतने में जिया देख रही होती है कि ली इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। नेक्स्ट डे जिया ली से बात करने जाती है और वो उसे कह देती है कि वो उसे कभी नहीं पसंद करने वाली है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि पिछली लाइफ में उसने उसको नुकसान पहुंचाया था और उसकी फैमिली को भी बैंकरप्ट करने वाला वही था, और ये सब उसने उसे पाने के लिए किया था। ली को पिछली लाइफ की चीज़ें याद आ जाती है और उसे इस बार बहुत ही गिल्टी फील होता है कि वो जिया के साथ ऐसा वापस नहीं करेगा। वो उसे सॉरी कहकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शैन के डैड वापस से उसे बात करने आए होते हैं, पर शैन फिर से उन्हें मना कर देता है कि वो उनके पास कभी नहीं आने वाला,
और फिर जिया और शन दोनों की स्टडीज़ भी कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन के बाद दोनों डेट पर गए होते हैं। और यहाँ पर फाइनली अब दोनों एक दूसरे को इस बारे में बता देते हैं कि वो दोनों ही रीबॉर्न हुए हैं। और जिया शन को ये भी बताती है कि उसने पिछली लाइफ में उसके लिए कितना कुछ किया है, ये सब उसे पता लग चुका है। और वो कहती है कि उनकी दूसरी लाइफ भी उसकी विश की वजह से मिली है। और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।